नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की पहली कविता ध्वनि, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो कविता पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी ले लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को महिषादल, जो पश्चिमी बंगाल में है, महिषादल रियासत थी और मेदिनीपुर जिला था, वहाँ हुआ था 21 फरवरी 1899 को। और इनके पिता वहाँ काम करने गए थे एक्चुअल में। और मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु, इनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जैसे जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमितानंदन पंत, महादेवी वर्मा, इन चारों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। तो छायावाद भी शब्द नया है, वैसे आप 8वीं क्लास के बच्चे हैं, बस आप ये समझ लिए छायावाद के अंदर जो है मानवीकरण और नारी प्रेम और काल्पनिकता, इनको प्रमुखता दी गई है ना। तो इन्होंने जो है मैं शैली अपनाते हुए अपने विचार लिखे। सूक्ष्म रूप से यही समझ लीजिए, यही छायावाद है। तो इसके बाद इनकी जो है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था, सरोज स्मृति, ये इनके आत्मपरक काव्य संग्रह हैं। और इसके अलावा इन्होंने और भी लिखा, परिमल, अनामिका और नए पत्ते, इस तरह से इनका ये काव्य संग्रह के नाम हैं। तो मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के रहने वाले थे। महिषादल में इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 को और इतना को इनका देहांत हुआ 15 अक्टूबर 1961 को। और छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। मैं शैली अपनाई और हिंदी में खड़ी बोली को, छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली को स्थापित कर दिया। छायावाद आने के बाद, क्योंकि छायावाद ने खड़ी बोली को स्थापित कर दिया, छायावाद के बाद ही हिंदी साहित्य से ब्रज भाषा चली गई, ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य से विदाई हो गई। तो ये मोटी मोटी जानकारी है, आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, 8वीं क्लास के बच्चे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका जीवन, पूरा जीवन इनका अभाव में बीता। ठीक है बच्चों। तो 1918 में जब एक बार स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था, तब इनकी पत्नी और इनकी पुत्री का देहांत हो गया था। आजीविका इनके ऊपर आ गई, तो पूरा जीवन इनका अभाव में बीता। इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 में इनका देहांत हो गया। ये बहुत मोटी मोटी जानकारी है, कोई इसकी आप ध्यान रख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कविता ध्वनि और इसका पद्यांश मैंने यहाँ पर लिखा है। एक बार पद्यांश पढ़ूंगा, फिर उस शब्द अर्थ बताऊंगा, उसके बाद हम पद्यांश का व्याख्या करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। ये पद्यांश है। इस पद्यांश में ये कुछ कठिन शब्द हैं, इसको समझ लेंगे तो फिर हमें पद्यांश समझने में आसानी होगी। मेरा अंत मतलब जीवन की समाप्ति। वन माने जंगल, कानन आपने पढ़ा होगा, है बच्चों। गात माने शरीर, प्रत्यूष माने सवेरा, प्रातःकाल, प्रभात भी कहते हैं ना, प्रभात माने भी, प्रभात भी इसी में आया है, प्रभात माने भी सवेरा ही होता है। कोमल माने नाजुक, कर माने हाथ, है ना। स्वप्न, स्वप्न माने सपना, मनोहर माने सुंदर, पात माने पत्ते। ठीक है। और ये ऋतु भी एक शब्द आया है, 10वां मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, है ना। वसंत ऋतु आया ना, वसंत, क्या है वसंत। तो वसंत का ये है ना, एक ऋतु होती है बच्चों, ऋतु। 6 ऋतु होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु,
शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ऋतुओं के ऊपर और इनके कौन कौन से महीने होते हैं और हिंदू तिथि में कौन से महीने हैं, इसका भी मैं एक चार्ट बना के अलग से वीडियो दूंगा, है ना। ये वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल के मध्य, मार्च अप्रैल आप जानते हैं, मार्च अप्रैल के जो बीच का समय है वो वसंत ऋतु होता है। आइए इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन की समाप्ति नहीं होगी, अभी अभी तो मेरे शरीर में शिशु कुमार रूपी, है ना, सुकुमार शिशु रूपी, सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि कहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात जिस प्रकार वसंत में, वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, कोमलता छा जाती है, नए नए पत्ते पेड़ों पर निकलते हैं, चारों ओर का वातावरण बड़ा मनोहारी रहता है, तो कवि कहता है कि अभी मेरा अंत ये नहीं होगा। यहाँ पर कवि ये भी कहना चाहता है, अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये बात, इनके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि अभी तो वह अपने कार्यों द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता है। अर्थात अभी तो कवि खूब कार्य करना चाहता है, अभी उसका अंत नहीं होगा। ठीक है, डालियां कलियां, हरे हरे ये बात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि आगे कहता है कि पेड़ों पर नाजुक शरीर लिए, पेड़ों पर नाजुक शरीर लिए डालियां कलियां पत्ते खिल रहे हैं, है ना, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। पेड़ों पर नाजुक शरीर लिए, पेड़ों पर नाजुक शरीर लिए डालियां कलियां खिल रही हैं, अभी उसका अंत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष सवेरा। यहां से कवि कहना चाहता है कि वह अपने हाथों से अलसाई कलियों पर, अपने हाथों से अलसाई कलियों को हाथ फेर कर जगाएगा। अपने हाथों से, है ना, हाथ कैसे हैं, स्वप्न भरे, अपने स्वप्न भरे हाथों से, ये देखें ना, अपना स्वप्न मृदु कर, अपने स्वप्न भरे हाथों को, है, अपने स्वप्न भरे हाथों को अलसाई कलियों, अलसाई क्या होता है, जो आलस में कलियां, जो अभी नींद, आधी नींद में आधी जगी हैं, अलसाई। तो अपने स्वप्न भरे हाथों को अलसाई कलियों पर हाथ फेरेगा और उन्हें जगाएगा, उन्हें संदेश देगा कि देखो प्रभात होने वाला है, सवेरा होने वाला है। इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका पीछे छिपा हुआ अर्थ ये है कि कवि कहना चाहता है कि वह आलस्य, निराशा, अवसाद, इनको भगाकर क्या करना चाहता है, लोगों को आगे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, स्वयं काम करना चाहता है। तो ये इसका अर्थ है। और बच्चों यहाँ देखिए, अभी अभी, ये जो शब्द है अभी अभी, ये बार बार रिपीट हो रहा ना, जैसे ये हरे हरे, अभी अभी और हरे हरे। जैसे आप शिल्प सौंदर्य लिखते हैं व्याख्या करने के बाद, तो अभी अभी और हरे हरे में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति यहां लिख रहा हूं, देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अभी अभी और हरे हरे। मेरे वन में मृदुल वसंत, यहां पर जो है रूपक अलंकार है, देखिए, है रूपक, उपमेय और उपमान, इसमें भेद समाप्त हो गया है। रूपक अलंकार में क्या होता है, विशेष्य और विशेषण में क्या होता है, एक तरह से जो भेद होता है, अंतर होता है, वो समाप्त हो जाता है, आरोप लग जाता है।
उपमेय उपमान, ठीक है। उपमेय और उपमान में जो भेद होता है वो खत्म हो जाता है, सामान्य बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, रूपक अलंकार होता है वहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कलियाँ कोमल, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शिल्प सौंदर्य में खड़ी बोली का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। पद जो है गेयात्मक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको अनुप्रास अलंकार है, ये इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है। इस तरह से आप इस पद की व्याख्या कर सकते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं आगे भी दूसरा भी इसका पद अभी रह गया है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। नमस्कार।